देश में कोरोना लॉकडाउन को 14 दिनों के लिए और बढ़ा दिया गया है और ये लॉकडाउन का चौथा फेज है जो आज यानी कि 18 मई से 31 मई तक चलेगा। लॉकडाउन के तीसरे फेज के खत्म होने के से करीब 6 घंटे पहले राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि एनडीएमए ने केंद्र सरकार और राज्यों को लॉकडाउन जारी रखने की सिफारिश की थी, जिसके बाद गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन की अवधि बढ़ाते हुए नई गाइडलाइंस जारी की है। आज लॉकडाउन 3 का आखिरी दिन है। गृह मंत्रालय ने चौथे लॉकडाउन को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है। महाराष्ट्र और तमिलनाडु ने 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा कर दी है। इससे पहले पंजाब, तेलंगाना और मिजोरम ने भी लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। तेलंगाना की सरकार ने 29 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया है। वहीं पंजाब सरकार ने 18 मई से राज्य से कर्फ्यू हटाने का ऐलान कर दिया है। गृह मंत्रालय की तरफ से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक लॉकडाउन 4 में कुल 5 जोन बनाए गए हैं। रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन के अलावा कंटेनमेंट जोन और बफर जोन बनाए गए हैं। गृह मंत्रालय के अनुसार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड-19 की स्थिति के अनुसार रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन के निर्धारण के अधिकार दिए गए हैं। 31 मई तक लॉकडाउन के दौरान सभी सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक कार्य और पूजा स्थल बंद रहेंगे। गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के मुताबिक होटल, रेस्तरां, सिनेमा हॉल, मॉल, स्विमिंग पूल, जिम 31 मई तक बंद रहेंगे। सभी स्कूल, कॉलेज, मेट्रो सेवाएं भी पहले की तरह बंद रहेंगी। विमान सेवाओं पर भी रोक बरकरार रहेगी। पहले की तरह ही सभी राजनीतिक आयोजनों पर भी पाबंदी जारी रहेगी। आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर लोगों का आवागमन शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक पूरे देश में सख्ती से प्रतिबंधित रहेगा। घरेलू एयर एम्बुलेंस को छोड़कर यात्रियों की सभी घरेलू अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा पर 31 मई तक प्रतिबंध जारी रहेगा। गृह मंत्रालय के अनुसार खेल परिसरों और स्टेडियमों को खोलने की अनुमति दी जाएगी, हालांकि दर्शकों को अनुमति नहीं दी जाएगी। जबकि अंतर्राज्यीय आवागमन के लिए यात्री वाहनों, बसों को लॉकडाउन 4 के दौरान शामिल राज्यों की आपसी सहमति से अनुमति लेनी होगी। गाइडलाइंस के मुताबिक हॉटस्पॉट इलाके में पहले की तरह सख्ती जारी रहेगी और मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप रखना जरूरी रहेगा। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च को कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए देश में लॉकडाउन की घोषणा की थी। उस दौरान ये लॉकडाउन 21 दिनों के लिए था। इसके बाद लॉकडाउन 2 की अवधि 3 मई तक के लिए थी। इसके बाद फिर लॉकडाउन को 2 हफ्ते के लिए बढ़ाया गया। अब आज लॉकडाउन 3 की आखिरी तारीख है। मंगलवार को राष्ट्र के नाम संबोधन में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि लॉकडाउन अभी पूरी तरह नहीं हटेगा। हालांकि उन्होंने चौथे चरण में ज्यादा छूट का संकेत भी दिया था। पूरी तरह नए गृह मंत्रालय की तरफ से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक इस बार के लॉकडाउन में कई बदलाव किए गए हैं, जिसके बाद अब रेस्टोरेंट को सिर्फ होम डिलीवरी की मंजूरी देते हुए खोल दिया गया है, जबकि स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बिना दर्शकों के खोले जाएंगे। लॉकडाउन 4 में दफ्तरों को खोलने और बस सेवा शुरू करने की भी मंजूरी दे दी गई है। तो रेस्टोरेंट खुलेंगे, धार्मिक स्थल बंद रहेंगे, स्टेडियम बिना दर्शकों के खुलेंगे, स्कूल कॉलेजेस बंद रहेंगे, मेट्रो सेवा, विमान सेवा बंद रहेगी, केंद्र सरकार के दफ्तर खुलेंगे, बस सेवा खुलेगी, तो मॉल बंद रहेंगे, जो जिम है वो पहले की तरह बंद रहेंगे। तो क्या खुलेगा, क्या बंद रहेगा, वो आप समझ लीजिए। खुलने वाले और बंद रहने वाली जो बातें हैं, जो चीज़ें हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को शर्तों के साथ इजाज़त की मुमकिन है। ऑटो रिक्शा और कैब एग्रीगेटरों को शर्तों के साथ इजाज़त संभव है। लॉकडाउन 4 में राज्य सरकारों को अधिकार दिया गया, अधिकतम 2 यात्रियों को बिठाने की मंजूरी मिल सकती है। घरेलू उड़ानों को भी मंजूरी, बशर्ते कि सफर वाले दोनों ही राज्य राजी हों आपस में। केंद्र सभी घरेलू उड़ानों को शुरू करने के पक्ष में जो है राज्य राजी नहीं है। तो ये लॉकडाउन 4 है, उसके बारे में आपको बता रहे हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर राज्य सरकारें चाहे तो वो तय कर सकते हैं कि चलाना है या नहीं। राज्य सरकारें ही अब क्षेत्र भी तय कर सकते हैं कि कौन सा क्षेत्र किस जोन में आएगा। पूरी तरह से ग्रीन जोन खुल सकता है। वहीं ऑरेंज जोन की पाबंदियां भी पहले की तुलना में, पहले की अपेक्षा
कम हो सकती हैं। तो साथ ही साथ कंटेनमेंट जोन की बात करें तो यहाँ पर सख्ती रहेगी, सीमित सख्ती यहाँ पर रहेगी। रेड जोन में भी सैलून, नाई और चश्मे की दुकानों को छूट मिल सकती है। अब राज्य सरकारों को चूंकि इस तरह का अधिकार दे दिया गया है, ऑड इवन फॉर्मूला दुकानों पर भी लागू हो सकता है। इसके साथ साथ ई कॉमर्स कंपनीज रेड जोन में भी डिलीवर कर सकेंगी गैर जरूरी सामान। अभी आप मैप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश से आप कहां जा सकते हैं लॉकडाउन के दरमियान। आप इस मैप के जरिए समझिए कि आप जा सकते हैं। बस राज्य सरकारों का समन्वय दूसरे राज्यों से होना चाहिए। उसके बाद अगर राज्य चाहें तो अंतर्राज्यीय जो इंटर स्टेट कनेक्टिविटी है वो शुरू हो सकती है। मसलन उत्तर प्रदेश से अगर आप राजस्थान जाना चाहते हैं या राजस्थान से उत्तर प्रदेश आना चाहते हैं तो ये राज्य सरकारें तय करेंगी, या पंजाब जाना चाहते हैं या उत्तराखंड जाना चाहते हैं या छत्तीसगढ़ जाना चाहते हैं तो यहां पर कनेक्टिविटी शुरू हो सकती है। लेकिन ये राज्य सरकारों का अधिकार क्षेत्र है। और रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन को आप समझिए कि इनके साथ साथ दो और जोन है, बफर जोन है, कंटेनमेंट जोन है। ये कुल 5 जोन हो गए, रेड जोन, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन, कंटेनमेंट जोन हालांकि पहले भी था, बफर जोन भी इसमें ऐड कर दिया गया, तो एक 5 जोन कुल मिलाकर बन गए हैं। पहले ये जो रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन है ये केंद्र सरकार तय कर रही थी, लेकिन अब ये राज्य सरकारें तय करेंगे कि उसके राज्य का कौन सा हिस्सा रेड जोन में आएगा, कौन सा ऑरेंज में और कौन सा ग्रीन में। वो वहां की परिस्थितियों को देखते हुए निर्णय लिया जाएगा। औरैया में मजदूरों के हादसे में मौत के बाद प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। मुख्यमंत्री योगी की तमाम सख्ती और कार्रवाई के बाद भी अफसरों ने झारखंड जा रहे मजदूरों को उसी ट्रक में बिठा दिया जिसमें हादसे के शिकार मजदूरों के शव रखे गए थे। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, आप देख सकते हैं कैसे ट्रक में घायलों के शवों को रखा गया था। उसके बाद पुलिस कर्मियों से हमारे संवाददाता ने बात की। पहले आप इन तस्वीरों को देखिए, उसी ट्रक में बिठाया जा रहा है उन मजदूरों को जिसमें शव रखे गए हैं। दुर्गंध इतनी तेज थी कि बाहर तक आ रही थी। दुर्गंध के बीच ट्रक में मजदूरों का बैठना मुश्किल हो रहा था और इस दौरान पुलिस वाले एबीपी गंगा संवाददाता को कवरेज करने से रोक रहे थे, तस्वीरें लेने से मना कर रहे थे। आधा रास्ता कहानी आ गया ना भैया। हमें काम दूर से करने दीजिए। नहीं, हमें काम दूर से करने दीजिए। और इस बात की जानकारी होते ही इन तस्वीरों को झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर दिया। तब तक ये ट्रक प्रयागराज पहुंच चुका था और झारखंड के सीएम के ट्वीट से हड़कंप मचा और आनन फानन में प्रयागराज प्रशासन ने ट्रक को रुकवाकर शवों को एम्बुलेंस में रखवाया और मजदूरों को दूसरे वाहन से रवाना कर दिया। इस पूरे मामले की पड़ताल की प्रयागराज से एबीपी गंगा संवाददाता मोहम्मद मोइन ने। औरैया सड़क हादसे में झारखंड के भी कई मजदूर मारे गए थे और उनके साथ साथ कई मजदूर वहां के घायल भी हुए थे। और हैरत की बात देखिए कि औरैया से झारखंड के लिए जो ट्रक रवाना किया गया उस पर जो मजदूरों के शव रखे गए उन्हीं के साथ साथ घायलों को भी रख दिया गया। यानी जिस ट्रक में शव रखे हुए हैं उसी ट्रक में घायलों को भी रख दिया गया है, घायलों को भी बिठा दिया गया था। इस मामले में जब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट किया है तब जाकर के यूपी सरकार जागी है और इस वक्त उस ट्रक को प्रयागराज के नवाबगंज इलाके के हाईवे पर रोक लिया गया है। हाईवे पर अब यहाँ पर एम्बुलेंस मंगाई गई है, जो घायल हैं उनको अलग किया जा रहा है और यहाँ पर पुलिस की तैनाती की गई है। आपके चैनल एबीपी न्यूज़ ने उस ट्रक को ट्रेस कर लिया है, लेकिन यहाँ पर जो पुलिस वाले हैं वो काम नहीं करने दे रहे हैं, हमें ये विजुअल नहीं बनाने दे रहे हैं, वो ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहे हैं और साथ ही साथ जो है वो हमें काम करने से रोक रहे हैं। लेकिन हम आपको एक्सक्लूसिवली वो ट्रक दिखा रहे हैं। वो ट्रक आप देखिए, ये सामने जो ट्रक खड़ा हुआ है ये वही ट्रक है जिस पर डेड बॉडीज रखी हुई थी, जिस पर घायलों को भी साथ रखा गया था। और अब जाकर के कई घंटे बाद जबकि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट किया उसके बाद जाकर के दोनों को अलग किया जा रहा है, डेड बॉडीज़ को अलग की जा रही है, घायलों को अलग किया जा रहा है, एम्बुलेंस का इंतज़ाम किया गया है और जो घायल हैं उनको इस एम्बुलेंस पर रखा जा रहा है। अब डेड बॉडीज़ अलग जाएंगी और जो घायल हैं वो अलग जाएंगे। लेकिन जो पुलिसकर्मी यहाँ पर जो यूपी सरकार के नुमाइंदे हैं वो यहाँ पर बिल्कुल मीडिया को काम नहीं करने दे रहे हैं। एबीपी न्यूज़ चैनल कवर कर रहा है लेकिन उसको लगातार रोक रहे हैं, धक्का मुक्की की जा रही है, कवरेज करने से रोका जा रहा है। तो ये आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी न्यूज़ पर देख सकते हैं। ये सामने ये ट्रक है
जो कि सामने खड़ा हुआ है, इसी पर जो है 8 डेड बॉडीज़ रखी गई थी। उसी डेड बॉडीज़ के साथ साथ जो घायल थे उनको रखा गया था। और ये एक एम्बुलेंस है, ये इस एम्बुलेंस पर जो घायल हैं उनको अब शिफ्ट किया जा रहा है। यहाँ पर एडिशनल एसपी हैं, तमाम पुलिस वाले हैं, उनको यहाँ पर जो है वो लगाया गया है। और अब जो शिफ्टिंग का काम है वो शिफ्टिंग का काम पूरा हो रहा है। जो घायल हैं उनको ट्रक से उतार करके इस एम्बुलेंस पर रखा जा रहा है। और आप समझ सकते हैं कि किस तरह से अमानवीयता दिखाई उत्तर प्रदेश सरकार के जो हुक्मरान हैं। और ये ट्रक जा रहा है आगे की तरफ, इसको बढ़ाया गया है, इस पर डेड बॉडीज़ हैं और वो डेड बॉडीज़ लेकर के ये ट्रक अब झारखंड के लिए रवाना हो रहा है। और जो एम्बुलेंस है वो एम्बुलेंस भी अब यहाँ से रवाना हो रही है। जो पुलिस वाले हैं वो यहाँ मुस्तैद हैं, लेकिन ट्रक को आगे कहीं गुमराह करने की कोशिश की जा रही है ताकि उसको मीडिया उस तक ना पहुंच सके, काम ना कर सके। और यहाँ पर ये पूरा रास्ता बंद कर दिया गया। आप देखिए कई एम्बुलेंस यहाँ पर खड़ी कर दी हैं और जो दूसरी ट्रकें पीछे से दूसरे वाहन आ रहे थे उनको घुमा दिया गया है। ये देखिए ये जो घायल हैं उनको इसमें शिफ्ट किया गया है। इसमें डेड बॉडीज़ एक में रख दी गई हैं और दूसरी एम्बुलेंस में घायलों को रख दिया गया है। अलग अलग अब भेजने की व्यवस्था की जा रही है। इस तरह के इंतज़ाम किए गए हैं, लेकिन बिल्कुल अमानवीयता की हदें जो है वो पार कर दी हैं उत्तर प्रदेश सरकार के जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं। उन्होंने साफ कहा जा सकता है कि जीते जी लोगों को, मजदूरों को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है, लेकिन मरने के बाद भी उनके साथ अमानवीयता की सारी हदें पार की जा रही हैं। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज़, प्रयागराज। एबीपी गंगा संवाददाता मोहम्मद मोइन ने उस ट्रक के ड्राइवर से बात की जिसमें शवों के साथ ही औरैया प्रशासन ने मजदूरों को भी बिठा दिया था। हमारे साथ इस वक्त उस ट्रक के ड्राइवर हैं राजेश, जिन्होंने औरैया से शवों को और घायलों को लेकर के आए थे। हम उनसे बात करते हैं। जो ट्रक आप लाए कहाँ से ले आए हो? औरैया से आए सर। इसमें कौन कौन था? इसमें सवारी थी 5 लोग और ड्राइवर थे और पुलिस वाले थे सर। और शव भी कुछ थे इसमें? नहीं थे सर। कुछ डेड बॉडीज भी थी? डेड बॉडीज थी सर। एक में 5 थी, एक में 6 थी, एक में 6 थी। 17 बॉडी थी सर। अच्छा, आपकी गाड़ी में कितने थे? 5 सर। 5 थे। हाँ। और उसमें घायल कितने थे? मेरी गाड़ी में कोई घायल नहीं था सर। आप दूसरी गाड़ियों में कितने थे? उसमें एक था, 2 थे। अच्छा, मतलब जिन गाड़ियों पे शव रखे हुए हैं उन्हीं गाड़ियों पे घायलों को भी रखा गया था? नहीं, अंदर नहीं थे, वो केबिन पे बिठा रही थी सर। केबिन में बैठे थे? लेकिन शुरू में तो वहाँ बैठे थे ना? वहाँ पे बिठा रही थी इसलिए कि यहाँ से निकले फिर आगे बिठा लेंगे, तो आगे बिठा लिया था फिर सर। अच्छा, लेकिन जब वहाँ से चले थे तब तो थे साथ में? हाँ सर। तब मतलब जब आप वहाँ से चले थे तब गाड़ी में शव भी थे और वहीं पर जो है क्या कहते हैं घायल भी थे? आधा किलोमीटर साहब निकले थे, वहाँ से फिर बिठा लिए थे, आगे थे। अच्छा अच्छा। हाँ सर। मतलब वहाँ से बिठा दिया गया, लेकिन आप लोगों को ये ठीक नहीं लगा कि ये थोड़ा सा अमानवीय सा लगेगा, तो आपने पीछे से हटा के घायल को आगे बिठा दिया? हाँ सर। क्या हाँ, किया था? आगे बिठा रही थी मैंने सर। तो ये देखिए ये राजेश है, उस ट्रक के ड्राइवर हैं जिससे झारखंड के मजदूरों को ले जाया जा रहा था। इनका ये कहना है कि जहां पर शवों को रखा गया था वहीं घायलों को बिठाया गया था। और उसके साथ साथ जो है जब इनको ये चीज़ बहुत अमानवीय सा लगा तो कुछ दूर जाने के बाद जो है इन ड्राइवरों ने जो है जो घायल थे उनको अपने आगे बिठा लिया, यानी अपनी जो केबिन होती है ड्राइवर की उस केबिन में बिठा लिया। ये राजेश जो ड्राइवर हैं ये बात बता रहे। राजेश जी, हमने जो कहा यही बात है? हाँ सर। आपको लगा कि ये ठीक नहीं, ये अमानवीय है, इसलिए आपने आगे बिठा लिया? हाँ सर, हमने पीछे क्यों बैठे हैं, बदबू मार रही है तो हमने आगे बिठा लिया, उनको फायदा। बदबू काफ़ी थी? हाँ सर। ये देखिए ये ट्रक ड्राइवर राजेश बता रहे हैं कि जहाँ पर डेड बॉडीज थी वहाँ पर जो है दुर्गंध काफ़ी थी और इनको बड़ा अमानवीय सा लगा। इस वजह से इन्होंने जो घायल थे उनको अपनी केबिन में बिठा लिया और यहाँ जा कर के प्रयागराज में वो सरकारी अमला हरकत में आया और उसने जा कर के शिफ्टिंग कराई। कुछ शवों को जो है जो शव थे उनको शव वाहन में भेजा और जो घायल थे उनको एम्बुलेंस से आगे भेजा जा रहा है। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। और हमारे संवाददाता मोहम्मद मोइन की रिपोर्ट आपने देखी, वो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ भी गए हैं प्रयागराज से। मोइन, सवाल ये, जैसे कि आपने भी जिक्र किया कि न पहले इंसाफ मिला न मरने के बाद इंसाफ मिला, जब संवेदनाएं ड्राइवर में हो सकती हैं तो प्रशासन इतना संवेदन शून्य कैसे हो गया?
जी बिल्कुल, अगर बात करें खासकर उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो संवेदनशील हैं, जो ऊपर बैठे अधिकारी हैं वो भी संवेदनशील हैं। लगातार चीज़ों की मॉनिटरिंग की जा रही है, नीचे जिन्हें अमल कराना है उनको ज़रूरी हिदायत दी जाती है। नीचे के भी कुछ लोग, ज़्यादातर लोग अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपना रवैया पहले की तरह ही बरकरार रखे हैं और बदलने का कोई नाम नहीं ले रहे हैं। और कल जो औरैया वाली घटना में हमने देखा, उसमें तो एकदम अमानवीयता की सारी हदें पार हो गईं। जिन ट्रकों में दुर्गंध युक्त जो है शव रखे हुए हैं, वहीं पास में आपने उसी ट्रक के उसी हिस्से में डेड बॉडीज के पास आपने घायलों को बिठा दिया। ऐसे घायल जिनके सर में पट्टी बंधी हुई है, हाथ में पट्टी बंधी हुई है, वो उठ बैठ सकने की बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। उसके बाद जब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट किया, तब उस ट्रक को प्रयागराज रोका जाता है। और प्रयागराज में भी बहुत मुस्तैदी से काम नहीं किया गया, कई घंटे ट्रक रुका रहा। उसके बाद एम्बुलेंस का इंतजाम हुआ, उसके बाद शव वाहनों का इंतजाम हुआ। और जब शिफ्टिंग कराई जा रही थी और जब एबीपी गंगा की टीम वहां पर पहुंची, तो मीडिया कर्मियों से, जो मीडिया के लोग थे हमारे साथ, हमको रोकने की कोशिश की गई। कम से कम उन्हें यह समझना चाहिए था कि अगर एक गलती हुई है तो आप उसको सुधार रहे हो, आप तो अच्छा काम कर रहे हो। लेकिन जिस तरह से चोरी छिपे हमारे सामने ट्रक को भगाया गया, आगे कुछ देर बाद कुछ दूर पर रोका गया। हम जब वहां पहुंचे तो वहां भी ट्रक ड्राइवर से जो है पुलिस वालों ने बदसलूकी की और उनको चुपचाप रहने को कहा। फटाफट सारे दरवाजे बंद कर दिए गए। तो इतनी पहरेदारी ये साबित करती है कि आप कहीं ना कहीं गलत थे और गलतियों पर आप अपनी पर्दा डाल रहे थे। आपको कोई पश्चाताप नहीं था अपनी गलती पर। और जब एक राज्य का मुख्यमंत्री संवेदनहीन होने का आरोप लगाकर ट्वीट करता है, तब जाकर के उत्तर प्रदेश का सरकारी अमला जागता है, हरकत में आता है। लेकिन बात फिर वही कि फिर पर्दा डालने की कोशिश की जाती है, गलती पर पश्चाताप नहीं किया जाता है। बहरहाल प्रयागराज में जो है इन मजदूरों के शवों को इंसाफ मिला, थोड़ा इंसाफ मिला। जो घायल हैं उनको शिफ्टिंग कराई गई, शवों को शववाहन से भेजा गया और जो घायल थे उनको एम्बुलेंस से आगे के लिए रात करीब 9:15 बजे रवाना किया गया झारखंड के लिए, पश्चिम बंगाल के लिए। जी मोइन, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो जीते जी बेकदरी और उसके बाद उनकी मौत के बाद भी बेकदरी उनके साथ की गई। शव वाहन से भेजा जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और उसके बाद पर्दादारी। अब इंतजार कार्रवाई का भी किया जा रहा है कि आखिर किस अधिकारी के आदेश पर ट्रकों में ही शवों को रख दिया गया और ट्रकों में ही मजदूरों को बिठाया गया और भरी दुर्गंध के बीच उन लोगों को जाने पर मजबूर होना पड़ा। आगे बढ़ रहे हैं, देश भर से मजदूरों की घर वापसी जारी है। मजदूर पैदल ही अभी भी अपने घरों के लिए रवाना होने को मजबूर हैं, लेकिन यूपी सरकार इन प्रवासी मजदूरों की हर संभव मदद करने की कोशिश कर रही है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी अधिकारियों को आदेश दिया है कि कोई भी श्रमिक पैदल न चले और बसों के जरिए ही उन्हें ससम्मान उनके घर भेजा जाए, जिसका पालन भी हो रहा है। और इसके लिए सरकार ने 12,000 यूपी एसआरटीसी की बसों को चलाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सभी जिलों के जिलाधिकारियों की अपील पर 200 अतिरिक्त बसें चलाने की मंजूरी दी है, जिससे श्रमिक कामगारों को उनके घर पूरी सुविधा के साथ पहुंचाया जा सके। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिए हैं और हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं संतोष शर्मा। संतोष, जो ये आदेश है, इस आदेश के बारे में दर्शकों को बताएं कि क्या विशेषाधिकार दे दिए गए हैं, क्या अतिरिक्त हेल्प की है, मदद की है जिला प्रशासन के मुख्यमंत्री ने, क्या निर्देश दिए हैं? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहुत पहले से ही प्रवासी मजदूरों के पैदल चलने पर मनाही की थी और कहा था कि इनको पैदल न चलने दिया जाए, इनको जिले की सीमा पर रोका जाए, क्वारंटाइन सेंटर भेजा जाए और इनको भेजे जाने की व्यवस्था की जाए। लेकिन ये पूरा आदेश हरकत में तब आया, जो रिपोर्ट हम अभी दिखा रहे थे अपने दर्शकों को, औरैया हादसे से जुड़ी हुई। ये औरैया हादसे की वजह से ही पूरा अमला सख्ते में आ गया कि एक साथ 24 लोगों की मौत हो जाती है और इसके बाद से पूरी मशीनरी ग्रिल की जाती है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहा जाए कि उन्होंने बड़े बड़े अफसरों से स्पष्टीकरण मांग लिया। उसके बाद ये हरकत में आई पूरी मशीनरी और अब ये तय हुआ है कि हर जिले में 200 बसों का एक पूरा पूल बनाया जाएगा, यानी कि प्रवासी मजदूर कहीं पर भी होंगे तो उनको जिले के एक मुख्यालय पर इकट्ठा किया जाएगा और फिर उनको उनके शहरों तक भेजा जाएगा। अगर वो शहर उनके उत्तर प्रदेश के अंदर ही है तो उसको उस शहर तक भेजा जाएगा, लेकिन अगर दूसरे प्रांत के मजदूर हैं
तो उनको बॉर्डर तक भेजा जाएगा। चूंकि अंतर्राज्यीय बस सेवाओं पर प्रतिबंध था लॉकडाउन 3 के दौरान, अब लॉकडाउन 4 में अंतर्राज्यीय बस सेवाओं की अनुमति मिली है, लेकिन राज्य सरकारों की बीच में सहमति बनने के बाद। लिहाजा अभी ये हर जिले में क्वारंटाइन किए जा रहे हैं, रोके जा रहे हैं। मजदूरों को एक आश्रय स्थल या कहा जाए शेल्टर होम बना करके रखा जा रहा है। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ को शकुंतला मिश्रा विद्यालय है, महाविद्यालय है, वहाँ पर रोका जा रहा है इनको। पूरे लखनऊ शहर से जो भी प्रवासी मजदूर पैदल चलते नज़र आ रहे हैं उनको वहाँ पर सिटी बसेस के जरिए ले जाया जा रहा है और वहाँ से फिर वो दूसरे शहरों में भेजे जा, चाहे वो गोरखपुर जाना हो, बनारस, प्रयागराज, कहीं पर भी किसी भी प्रवासी मजदूर को जाना है तो उनको राज्य सरकारों की बसों के द्वारा या जो अनुबंधित बसें हैं उनके द्वारा भेजा जा रहा है। ये मुख्यालय के साथ साथ जो हर जिले को इसी तरीके से 200 बसों का पूल बना लेने की छूट दी गई है, यानी वो परिवहन निगम की बसों के साथ साथ जो प्राइवेट बसेज हैं, जो अनुबंधित बसें हैं, उनको भी ले सकते हैं। यानी कि हर तरीके से प्रवासी मजदूरों को उनके गंतव्य स्थल तक पहुंचाने के लिए सरकार ने जो तेज़ी दिखाई है, उसी के चलते बीते 48 घंटे से प्रवासी मजदूरों के पैदल चलने की जो तस्वीरें हैं वो कुछ कम दिखाई पड़ी हैं। ये नहीं कि बिल्कुल बंद हो गया है, एक दो शहरों से जरूर आ रही है लेकिन कमी जरूर नजर आ रही है। बिल्कुल जी संतोष, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो अब एक पूल बनाया गया है, 200 अतिरिक्त बसेस सभी जिला प्रशासन को भेज दिए गए हैं और उन बसेस के जरिए जिला मुख्यालय तक लाया जाएगा। सभी जो पैदल चल रहे हैं, दूसरे माध्यमों से आ रहे हैं, उसके बाद जिला मुख्यालय से उनके गृह जिलों तक उन सभी प्रवासी मजदूरों को भेजा जाएगा। अब एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। कोरोना संकट में लॉकडाउन का चौथा चरण शुरू हो गया है, लेकिन मजदूरों के पलायन की जो तस्वीरें लॉकडाउन के पहले दिन से शुरू हुई वो आज तक जारी हैं। जिसको जहां पर जैसा साधन मिल रहा है वो वैसे ही अपने गांव, अपने शहर को लौट रहा है। ऐसा ही एक परिवार मोटरसाइकिल के पीछे लकड़ी की एक गाड़ी बांधकर परिवार की 2 महिलाओं समेत 10 लोगों को लेकर लखनऊ पहुंच गया। उसको अभी मुजफ्फरपुर तक का सफर तय करना है। इस परिवार की रास्ते में लोग मदद कर रहे हैं। किसी ने बिस्किट दिया, किसी ने केला दिया, तो किसी ने खाने का पैकेट दिया और इसी के सहारे ये परिवार अपने शहर मुजफ्फरपुर लौटना चाहता है। और इस लॉकडाउन ने तो उन प्रवासी मजदूरों के लिए मजबूरी ज्यादा ही मुसीबत बना दी है, जिनके लिए लॉकडाउन में रोजी रोटी के लाले पड़ गए और इस रोजी रोटी के बीच में उनको अपने घर की याद आई। जिस तरीके से तस्वीरें आ रही हैं उसी में ये हम इस समय कानपुर लखनऊ हाईवे पर खड़े हैं। ये एक परिवार है, ये इस पे मतलब एक छोटी सी गाड़ी बनाई हुई है, हालांकि इसको जुगाड़ गाड़ी कहते हैं। ये इन्होंने अपना बनाया हुआ है कि पीछे एक छोटा सा लोडर बना रखा है, पटिया बना रखा है, उसमें करीब कुल मिलाकर बच्चे हैं, सब लोग 10 लोग हैं। कहाँ से आ रहे हैं भैया? गुड़गांव दिल्ली। गुड़गांव दिल्ली से। कहाँ जाना है? मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर। ये गाड़ी ये तुम लोग पहले से बनाए थे, अपने काम काज के लिए बनाए थे कि अभी बन गई है? अब मतलब पहले से बनाए थे कि अभी बन गई? अभी बनी है, आने के लिए। मतलब घर जाने के लिए? हाँ। तो आप लोग यहीं पर जाते हैं? हाँ। कौन है तुम्हारे रिश्ते में? ये लोग कौन है तुम्हारे? रिश्ते में भैया है, भाभी है, भाई है, भतीजा है। वहाँ क्या करते थे आप लोग? वहाँ मेरा मछली का काम था, तो काम अब बंद हो गया। नहीं तो वहाँ पे हरियाणा वाले सब दुकान उकान नहीं लगाने दे रहे थे, मार मार के भगा रहे थे, चल दिए। अब 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ गया है, तो 31 मई के बाद जब हालात ठीक होंगे तो क्या जहाँ पर आप काम कर रहे थे वहाँ पे दोबारा जाएंगे कि थोड़ा और इंतजार करेंगे? अब जाने का मन नहीं है वहाँ। कितने साल रहते थे वहाँ पर? कितने साल से रह रहे थे? मेरा 15 साल हो गया। 15 साल हो गए। आज की जिंदगी में 15 साल का एक वक्त मायने रखता है। व्यक्ति ने अपनी जिंदगी के 15 साल उस शहर में, उस फैक्ट्री में, उस कस्बे में बिता दिए और अब जब मुसीबत आई तो उसको फिर अपने गांव की याद आई। और गांव की याद आए भी क्यों ना, क्योंकि आज जब रोजी रोटी के लाले पड़ गए, बच्चों के दूध के लाले पड़ गए, तो उनको अपने घर जाना पड़ रहा है। और इस भारी मन के साथ कि हालात अगर ठीक भी हुए तो कम से कम अब लौट के अगर जाएंगे भी तो 100 बार सोचेंगे। ऐसा ही दर्द
समूचे उन प्रवासी मजदूरों का है जो अपने सालों की मेहनत से खड़े किए उन शहरों को छोड़कर अपने गांव की तरफ लौट चले हैं। कैमरा पर्सन पंकज निगम के साथ संतोष कुमार, एबीपी गंगा। खबर अब हमीरपुर से, जहां पर अनियंत्रित होकर बस पलटी है और हादसे में 12 से ज्यादा मजदूर घायल हुए हैं। खबर ये हमीरपुर से, अनियंत्रित होकर बस पलट गई है। नोएडा से महोबा ये बस जा रही थी और इस बीच में पलट गई है। 12 से ज्यादा मजदूर घायल हैं। सभी को अस्पताल ले जाया गया है। डीएम और एसपी मौके पर मौजूद हैं। झांसी स्टेट हाईवे पर यह हादसा हुआ है। हादसे की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बस पलट गई। कैसे यह हादसा हुआ यह अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन बस अचानक पलट गई। बस में सभी यात्री सवार थे और बस को महोबा जाना था। 12 से ज्यादा मजदूर इसमें घायल हुए हैं। मजदूरों को लेकर नोएडा से ये बस चली थी, लेकिन इस बीच में हमीरपुर में हादसे का शिकार हो गई। चलिए फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं।